हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे एल टी हैंडओवर के बारे में। एल टी हैंडओवर में भी कई तरह का हैंडओवर है, जिसमें हम इंट्रा सिस्टम हैंडओवर जो दो इनोड बी के बीच में होगा, जिसमें दोनों इनोड बी के बीच में ऑलरेडी जो है X2 इंटरफेस, मतलब दोनों के बीच में इंटरफेस अवेलेबल है, जिसको हम बोलेंगे X2 हैंडओवर। तो आज हम जानेंगे X2 हैंडओवर कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो पहला चीज़ हम ये जानेंगे कि हैंडओवर में होता क्या है। हैंडओवर कब होगा? हैंडओवर हमेशा डेडिकेटेड मोड में ही होगा कि जब भी यूवी मेरा जो ये है पर्टिकुलर पहले किसी भी इनोड बी से, जिसको हम सोर्स इनोड बी बोलेंगे, इससे ये ऑलरेडी लैच है, इससे ये कम्युनिकेशन कर रहा है। कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है? अपलिंक बीरर बना है, डाउनलिंक बीरर बना है सोर्स इनोड बी और यूवी के बीच में। फिर पर्टिकुलर इसी यूवी के लिए सोर्स इनोड बी और एमएमई के बीच में भी एक बीरर मेरा इस्टेब्लिश्ड है सिग्नलिंग के लिए। और डेटा जो है वो SGW के थ्रू अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के लिए टनल बना है। डाउनलिंक GTP टनल यूवी जिसके थ्रू डाटा डाउनलोड करेगा, और अपलिंक GTP टनल जिससे यूवी नेटवर्क को आपका डेटा सेंड करेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि मेरा एक डाउनलिंक GTP टनल सर्विंग गेटवे के साथ है, सोर्स इनोड बी के थ्रू कनेक्ट है यूवी, और एक अपलिंक GTP टनल है। इसी तरह अपलिंक बीरर है और डाउनलिंक बीरर है। तो मेरा यूवी कंटिन्यूस इसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी डाटा ये डाउनलोड कर रहा है या फिर अपलोड कर रहा है, कम्युनिकेशन इसका प्रॉपर हो रहा है। अब सोर्स इनोड भी फील करने लगा, इसका कवरेज या क्वालिटी दोनों पुअर होने लगा। ये अब ये इसको फर्दर हैंडल नहीं कर सकता है, या फिर हैंडओवर कई रीजन की वजह से हो सकता है, लोड बैलेंसिंग के लिए भी हो सकता है, उस कॉज कई सारे हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि उसका सिग्नल स्ट्रेंथ और क्वालिटी पुअर होने लगा, अब ये कॉल ड्रॉप के कंडीशन में आ सकता है। तो ये क्या करेगा कि जो भी इसका नेबर सेल होगा जिसका इसको सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा, तो ये उसको हैंडओवर देगा। हैंडओवर देने में क्या प्रोसीजर होगा? हैंडओवर देने के लिए जो है, अब देख रहे हैं सोर्स जो भी इनोड भी है और टारगेट इनोड भी, दोनों के बीच में X2 इंटरफेस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये जो मेरा पाथ पहले से क्रिएटेड है, ये पाथ मेरा क्लोज होगा और नया पाथ बन जाएगा। मतलब अब यूवी मेरा टारगेट इनोड बी से, इनोड बी के थ्रू जो है कनेक्ट हो जाएगा सर्विंग गेटवे से। जब ये अपलिंक GTP टनल, डाउनलिंक GTP टनल और डाउनलिंक बीरर और अपलिंक बीरर, रेडियो बीरर जो है यूवी और टारगेट इनोड बी के बीच में बनाना है, और इनोड बी से सर्विंग गेटवे के बीच में बनाना है पर्टिकुलर इस यूवी के लिए। तो ये पाथ बनाना और इसको रिलीज करना, जो पहले से सोर्स इनोड बी के थ्रू मेरा पाथ बना हुआ था, टनल बना हुआ था, इसको रिलीज करना, ये मेरा कहलाएगा हैंडओवर। मेरा बिना कनेक्शन ड्रॉप हुए जो है ये हैंडओवर हो जाए। एलटी में हार्ड हैंडओवर होता है, पहले पाथ ये रिलीज होता है, उसके बाद ये पाथ बनता है। लेकिन एलटी में पाथलेस हैंडओवर, पाथ मतलब आपका जो भी डेटा है वो लॉस नहीं होता है। हार्ड हैंडओवर भले होता है लेकिन वो लॉसलेस होता है, लॉस नहीं होता है। तो इसलिए आपको फीलिंग जो है जस्ट लाइक सॉफ्ट हैंडओवर ही फील होती है, क्योंकि आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं हो रहा। अब प्रोसीजर में देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है। पहला स्टेप होगा, यूवी जो है मेजरमेंट रिपोर्ट भेजेगा। मेजरमेंट रिपोर्ट में टारगेट जो भी नेबर सेल हैं उनकी फिजिकल सेल आईडी, RSRP लेवल, RSRQ लेवल, सारा चीज़ भेजेगा। और खुद ये अपने भी जो है जिसका जो RSRP लेवल है और RSRQ लेवल है सर्विंग सेल का जो रिसीव कर रहा है, उसको भी ये सेंड करेगा मेजरमेंट रिपोर्ट में। मेजरमेंट रिपोर्ट के हिसाब से अगर मेरा इवेंट A3 या फिर A5 ट्रिगर होता है, मतलब इसका लेवल ख़राब हो रहा है और नेबर सेल का लेवल अच्छा हो रहा है, तो सोर्स इनोड भी डिसाइड करेगा कि इसको हैंडओवर करना होगा। तो ये हैंडओवर रिक्वेस्ट भेजेगा उस टारगेट इनोड बी को, जो बेस्ट इसको लग रहा है कि बेस्ट कैंडिडेट कौन सा है, उसको ये, उसके बीच में X2 इंटरफेस अवेलेबल है। तो सेकंड स्टेप ये क्या करेगा? सेकंड स्टेप कर रहा है, ये हैंडओवर रिक्वेस्ट भेज रहा है टारगेट इनोड बी को।
टारगेट इनोड भी जो है, अब हैंड ओवर रिक्वेस्ट में भी ये बहुत सारा पैरामीटर भेजेगा। यूवी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भेजेगा, जो पहले से इसका चल रहा है, इरैब लिस्ट है, क्यूएस जो इस कौन सा यूज कर रहा है, वो सारे इन्फॉर्मेशन जो है इसको सेंड करेगा। हैंड ओवर रिक्वेस्ट अगर इसकी तरफ से टारगेट इनोड भी पॉजिटिव फीडबैक देता है तो ये इसको हैंड ओवर एक्नॉलेज करेगा। हैंड ओवर एक्नॉलेज के साथ ये मोबिलिटी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन और आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट, आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट में सारे पैरामीटर भी भेजेगा जो हैंड ओवर के लिए इसको यूवी को इस टारगेट इनोड बी से लैच होने के लिए ज़रूरी है। जैसे रैच का कॉन्फ़िगरेशन करेगा, CRNTI अलॉट करेगा और अपना ये रेडियो रिसोर्स जो कॉमन है वो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन भी आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज में भेजेगा। तो जो थर्ड स्टेप हो रहा है हैंड ओवर एक्नॉलेज में, इसमें हैंड ओवर एक्नॉलेज विथ मोबिलिटी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन और आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन भी सोर्स इनोड बी को ये सेंड कर रहा है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेगा, सोर्स इनोड भी उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद आपका जो है आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज जो उसमें रहेगा वो यूवी को भेज देगा। आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज यूवी को भेज देगा। जब ये हैंडओवर रिक्वेस्ट भेज रहा है तो ये टनल आईडी भी भेज रहा है कि आपको इस यूवी के रिगार्डिंग जो भी कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए ये एक टनल आईडी भी क्रिएट कर रहा है अपनी तरफ से। जब ये एक्नॉलेज करेगा तो ये भी एक टनल आईडी क्रिएट करेगा। तो अब सोर्स इनोड भी और टारगेट इनोड भी आपस में ये कम्युनिकेट कर सकेंगे इस हैंडओवर के रिगार्डिंग। एक पाथ बन गया या एक बोलेंगे कि डायरेक्ट टनल बन गया कि आपस में ये कम्युनिकेट कर सकेंगे इसके रिगार्डिंग। अब आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन करेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट जैसे ही फोर्थ स्टेप में इसको मिला तो सोर्स इनोड भी इसको आरआरसी कॉन्फ़िगरेशन करेक्शन कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट भेजेगा। इसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया कि तुमको कैसे जो है इससे एक्स टारगेट इनोड बी से कनेक्शन करना है, जिसमें आपका डेडिकेटेड रैच कॉन्फ़िगरेशन जो है जो कंटेंशन फ्री रहता है उसको सेंड कर देता है, जिससे ये एक्सेस कर सके आपस ये बैरियर इस्टेब्लिश कर सके टारगेट इनोड बी से। साथ में ही क्या करेगा फिफ्थ स्टेप में, SN स्टेटस ट्रांसफ़र, सीक्वेंस नंबर स्टेटस ट्रांसफ़र। इसके पहले तक कितना डेटा अपलोड हुआ, कितना डाउनलोड हुआ, तो उसका अपलिंक काउंट और डाउनलिंक काउंट ये सेंड कर देगा टारगेट इनोड बी को और यहाँ कनेक्शन ये इसका क्लोज कर देगा। अभी डेटा जो भी सर्विंग गेटवे से इसको रिसीव हो रहा सोर्स इनोड बी को, तो ये डेटा अब यूवी को न भेजकर ये टारगेट इनोड बी को भेज देगा। टारगेट इनोड बी उस डेटा को बफर करके रख लेगा और उसको फर्दर अभी फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्योंकि अभी यूवी और टारगेट इनोड बी के बीच में कोई पाथ अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है। इसको आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन का जैसे ही मैसेज मिलने के बाद ये क्या करेगा, सिक्स स्टेप में रैच प्रोसीजर करेगा और आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन दोनों के बीच में एक बैरियर एस्टेब्लिश्ड होगा अपलिंक और डाउनलिंक बोथ के लिए। ये यहाँ पे अपलिंक और डाउनलिंक जैसे ही एस्टेब्लिश्ड हो गया तो यूवी जो है टारगेट इनोड बी को मैसेज भेजेगा आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट मैसेज कि मेरा आरआरसी कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। इसको जैसे ही टारगेट इनोड बी को ये चीज़ रिसीव होगा कि अभी यूवी और टारगेट इनोड बी के बीच में आपका अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के लिए पाथ क्रिएट हो गया है। तो जब हैंडओवर रिक्वेस्ट आया था तो हैंडओवर रिक्वेस्ट में सोर्स इनोड बी प्रीवियसली जो है इसको जो ये अपलिंक TEID यूज कर रहा था प्रीवियसली जो है सर्विंग गेटवे और टारगेट इनोड बी या सर्विंग गेटवे या सोर्स इनोड बी के बीच में अपलिंक और डाउनलिंक GTP अपलिंक GTP डाउनलिंक टनल आईडी पहले से क्रिएटेड है। तो अपलिंक TEID का एड्रेस पहले से भेज देता है कि कोई डेटा अगर आपको भेजना है तो आप ये टनल यूज करेंगे। तो अपलिंक टनल आईडी सेम यूज होती है जो पहले स्टार्टिंग में सोर्स इनोड बी के समय में यूज हो रहा था। तो अपलिंक के लिए बना हुआ है, लेकिन डाउनलिंक के लिए पाथ इसको स्विच करना होगा सर्विंग गेटवे को टारगेट इनोड बी को। जो ये अभी पहले ब्लू वाला पाथ दिख रहा है डाउनलिंक के लिए, ये डाउनलिंक अपलिंक दोनों के लिए है। तो अपलिंक पाथ तो ये यूज कर लेगा, लेकिन डाउनलिंक के लिए इसको नया क्रिएट करना होगा। तो सेवन्थ स्टेप में क्या करेगा, ये पाथ स्विच रिक्वेस्ट भेजेगा। किसको भेजेगा, MME को, क्योंकि कंट्रोलिंग सारा MME के पार्ट होता है, MME के पास होता है।
ये बोलेगा पाथ स्विच रिक्वेस्ट। पाथ स्विच रिक्वेस्ट में ये बोलेगा कि मेरे लिए एक डाउन इस यूवी पर्टिकुलर इस यूवी के लिए डाउनलिंक टनल आईडी एक क्रिएट कीजिए। एमएमई वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा सर्विंग गेटवे को, वो बोलेगा मॉडिफाई बेरर रिक्वेस्ट। इसके लिए एक जीटीपी आईडी डाउनलिंक टनल आईडी क्रिएट करिए। उसका जीटीपी आईडी का जो भी अब डाउनलिंक के लिए होगा उसका आईडी ये टारगेट इनोड भी प्रोवाइड करता है, तो वो सर्विंग गेटवे अपडेट करता है। अपडेट कर दिया, पाथ स्विच हो गया, इधर पाथ स्विच किया और इधर फिर 10th में मॉडिफाई बेरर रिस्पॉन्स देता है कि बेरर अभी मेरा पाथ मतलब स्विच हो गया, जो पहले डाउनलिंक पाथ इधर था अब ये इधर हो गया। अब जैसे पाथ स्विच हो गया, डाउनलिंक पाथ हो गया, तो डेटा फिर मेरा इधर से फॉरवर्ड होने लगेगा। अब एमएमई फिर जो है इसको एक्नॉलेज करेगा, टारगेट इनोड को पाथ स्विच एक्नॉलेज करेगा कि ये कंप्लीट हो गया है। इसको जैसे ही मिलेगा मतलब अब इसका कंप्लीट कम्युनिकेशन इधर से होने लगा। अब इस ओल्ड पाथ से और X2 इंटरफेस से जो डेटा डाउनलोडिंग इधर से होकर आ रही थी, इसका भी इन दोनों के बीच में जो टनल था यूवी के लिए वो भी अब ज़रूरी नहीं है। तो टारगेट इनोड भी फिर इसको जो है यूवी कॉन्टेक्स्ट रिलीज का मैसेज देगा सोर्स इनोड बी को। तो सोर्स इनोड बी जो भी पर्टिकुलर इस यूवी के लिए जो भी रिसोर्स अलॉट करके रखा था उसको वो रिलीज कर देगा। अब ये फर्दर कम्युनिकेशन इधर से होने लगेगा और ये पाथ मेरा फिर से ये डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट हैंडओवर का प्रोसेस, मेरा X2 हैंडओवर कैसे होता है। अब इसमें कुछ कुछ पैरामीटर थोड़ा सा देख लेते हैं। मेजरमेंट रिपोर्ट, मेजरमेंट रिपोर्ट में यूवी क्या क्या भेजता है। फर्स्ट स्टेप था मेजरमेंट रिपोर्ट, इसमें क्या क्या भेज रहा है, सर्विंग सेल का RSRP RSRQ लेवल, नेबर सेल का PCI, नेबर सेल RSRP एंड RSRQ। इसके बेस पे ये इवेंट कैलकुलेट होता है कि A3 A5 कब जनरेट हो रहा है। हैंडओवर डिसीजन फिर इनोड भी लेता है। हैंडओवर रिक्वेस्ट में क्या क्या भेजेगा, हैंडओवर रिक्वेस्ट में जब सोर्स इनोड भी डिसीजन लिया कि हैंडओवर होना चाहिए तो वो टारगेट इनोड बी को X2 टनल आईडी भेज रहा है। दोनों के बीच में सोर्स इनोड बी और टारगेट इनोड बी के बीच में एक टनल क्रिएट हो रही है जो क्रिएटेड बाय सोर्स इनोड बी, जो सोर्स इनोड बी क्रिएट कर रहा है कि आपको इस यूवी के रिगार्डिंग कुछ भेजना है तो हमको इस पाथ पे भेजिएगा। तो उसका टनल आईडी वो सेंड करेगा, काज ऑफ हैंडओवर सेंड करेगा, टारगेट इनोड बी का ECGI भी सेंड करेगा, यूवी कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा और यूवी का हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन भी सेंड करेगा। तो ये सारे हैंडओवर रिक्वेस्ट में वो उसको सेंड करता है मैसेज। अब जब वो एक्नॉलेज करेगा टारगेट इनोड भी पॉजिटिव एक्नॉलेज कर रहा है तो उसमें क्या क्या रहेगा, तो उसमें 3 मैसेज होते हैं। एक तो एक्नॉलेजमेंट है हैंडओवर रिक्वेस्ट के लिए जो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, दूसरा मोबिलिटी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन देगा, तीसरा RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज देगा जो फिर सोर्स इनोड भी यूवी को फॉरवर्ड कर देगा। अब इसमें कंप्लीट मैसेज क्या क्या रहेगा, इसमें मैसेज जो पहले प्रीवियसली सोर्स इनोड भी प्रोवाइड किया है टनल आईडी जो सोर्स इनोड भी क्रिएट किया था वो भी फॉरवर्ड करेगा। फिर ये क्रिएट किया कि इस यूवी के रिगार्डिंग जो भी डाटा भेजना है, जो टनल क्रिएट किया टारगेट इनोड भी उसकी टनल आईडी भेज देगा। वो इरैप हैंडओवर रिक्वेस्ट में इरैप का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भेजता है कि यूवी कौन कौन सा इरैप यूज कर रहा है, कौन सा QS यूज कर रहा है, उन सब का इन्फॉर्मेशन देता है। तो अब टारगेट इनोड भी उसमें से कौन कौन से इरैप को सर्वाइव कर सकता है, कौन कौन से QS सर्विस जो है प्रोवाइड करने के लिए वो उसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो कौन कौन से एडमिटेड लिस्ट है इरैप के जो जो सर्विसेज एडमिट कर रहा है वो उसकी लिस्ट देगा, जो नॉट एडमिट कर रहा है उसकी भी लिस्ट प्रोवाइड कर सकता है। और टारगेट टू सोर्स इनोड भी ट्रांसपेरेंट कंटेनर एक मैसेज ये जाता है, इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी। उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेंगी, पहले रहेगी टारगेट की PCI, जो टारगेट इनोड भी है वो अपना PCI भी सेंड करेगा। कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या यूज कर रहा है वो ERFSIN के फॉर्म में जाएगा, जो भी ARSN है। कैरियर की बैंडविड्थ रिसोर्स ब्लॉक के फॉर्म में वो भी इन्फॉर्मेशन देगा। T304 एक टाइमर भी जाएगा RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज में, उसमें मैसेज रहेगा कि
T304 टाइमर जो है, जैसे ही मैसेज उसको आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज जैसे ही रिसीव होता है, वैसे ही टाइमर 3304 स्टार्ट हो जाता है। और उतने देर में अगर हैंडओवर कंप्लीट नहीं होता है तो टाइमर उसके पहले एक्सपायर हो गया तो फिर से हैंडओवर फेल हो जाएगा और आरआरसी कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट उसी सेम सोर्स जो इनोड बी है उसके साथ हो जाएगा। दूसरा CRNTI अलॉट कर देता है, वो भी इंफॉर्मेशन भेजता है। कॉमन रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन, जैसे SIP2 में हम देखे हैं कि SIP2 में की इंफॉर्मेशन जो में भी जाती है, कॉमन रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे रैच की इंफॉर्मेशन, PDCH की, PDSCH की, PUCCH की, सारी जो है रेडियो रिसोर्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या क्या यूज करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो SIP2 में जाती थी, हम SIP2 में पहले पढ़े हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भी जाती है आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में हैंडओवर के केस में। और डेडिकेटेड रैच कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसको रैच कौन सा यूज करना है, तो ये पहले से रैच डिसाइड हो गया तो ये कंटेंशन फ्री हो जाता है, जिसमें फेल होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं जो हैंडओवर रिक्वेस्ट एक्नॉलेज हो रहा है, उसके साथ आरआरसी जो कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, तो सोर्स इनोड भी यूवी को प्रोवाइड कर रहा है। अब उसके बाद जैसा देखे थे कि सीक्वेंस नंबर स्टेटस ट्रांसफ़र मैसेज, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज सोर्स इनोड भी जैसे ही यूवी को भेजता है, साथ साथ में टारगेट इनोड भी को ये अपलिंक काउंट डाउनलिंक काउंट कितना सेंड हो चुका था उसका इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, जिससे ये मेरा लॉसलेस हैंडओवर हो। हार्ड हैंडओवर होता है लेकिन फिर भी लॉसलेस होता है। उसके बाद देखे थे कि जब आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेता है यूवी टारगेट इनोड बी के साथ, तो टारगेट इनोड बी फिर एमएमई को पाथ स्विच रिक्वेस्ट भेजता है डाउनलिंक पाथ के लिए। तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, इनोड बी यूवी S1 APID, इसमें क्या है कि ये आईडी है, ये यूज करता है, इनोड भी असाइन करता है यूवी को जब पहला मैसेज एमएमई को भेजता है उसके रिगार्डिंग, तो वो भेजेगा। इरेब आईडी भेजेगा, जीटीपी टनल आईडी जो डाउनलिंक के लिए क्रिएट करना है उसकी आईडी भेज रहा है, जो SGW अपडेट कर लेगा। सोर्स एमएमई यूवी S1 APID है, जो पहले एमएमई यूज अलॉट किया था पर्टिकुलर उस यूवी के लिए, उसकी आईडी भेज रहा है। उसकी अपनी CGI भेज रहा है, यूट्रॉन CGI, TI भेज रहा है और यूवी सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ भी साथ में भेज रहा है। ये पाथ स्विच रिक्वेस्ट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वो एमएमई को भेज रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देखते हैं कि लेयर 3 मैसेज में क्या क्या दिखता है। जैसा कि हम पहले अभी पढ़े कि यूवी क्या हुआ कि 2 इनोड भी है, इसका लेवल कवरेज या क्वालिटी पुअर होने लगा, ये मेजरमेंट रिपोर्ट भेज रहा है कंटिन्यूस। मेजरमेंट रिपोर्ट भेजा तो हम जैसा कि पढ़े हैं इवेंट हैंडओवर जो ट्रिगर होगा वो A3 या A5 जब भी जनरेट होगा तभी ये ट्रिगर होगा। A3 में भी ट्रिगर हो सकता है या A3 A5 दोनों जनरेट हो। तब मान लेते हैं कि इवेंट A3 जनरेट हो रहा है, तो A3 का इवेंट का इन्फॉर्मेशन भी आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन जो पहले होता है उसमें पैरामीटर सारे वो अपडेट कर देता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इवेंट A3 के लिए A3 ऑफसेट वैल्यू 3 दिखाई पड़ रही है, हिस्टैरिसीस वैल्यू 3 दिखाई पड़ रही है। अब जो मेजरमेंट रिपोर्ट सेंड किया है, आगे देखते हैं मेजरमेंट रिपोर्ट जो लेयर 3 में दिखती है। कोई PCI है 232, ये सर्विंग सेल है, सर्विंग सेल अपना का PCI 232 है। अब ये अपना पहले भेज रहा है, इसका RSR पे रिजल्ट कितना है 17 और RSR की रिजल्ट 12 है, जो सर्विंग इनोड भी जिसपे ये लैच है। साथ में टारगेट इनोड भी जो है मतलब नेबरिंग सेल, उसका PCI है 215, ठीक है 215, इसका RSR पे रिजल्ट 27 हो गया, इसका RSR क्यू 14 हो गया है। मेरा जो है एक्चुअल में इसका जो RSRP है वो जो A2 मतलब पहले से इवेंट जनरेट हो चुका है कि इसका लेवल जो है थ्रेशोल्ड, तो इसका लेवल थ्रेशोल्ड से कम है और A3 जनरेट हो गया। तो इवेंट A3 क्या कहता है, ये लेवल हम देख लिए कि सर्विंग का ये है और टारगेट का या नेबर सेल का ये है। ये इनोड बी को मेजरमेंट रिपोर्ट मिला, तो अब A3 क्या कह रहा है कि नेबर सेल बिकम बेटर देन सर्विंग सेल बाय एन ऑफसेट। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस स्लाइड में भी देख रहे हैं, वैल्यू आपको दिखी है यहाँ पे।
1712 और 2714 है। तो कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला इसका क्या है, नेबर सेल का मीजरिंग RSRP, फिर फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक ऑफसेट ऐड करेंगे, सेल स्पेसिफिक ऑफसेट ऐड करेंगे, माइनस हिस्टैरिसीस, ये ग्रेटर होना चाहिए सर्विंग सेल का सारा पैरामीटर जो है। अब ऐड का वहाँ 27 दिख रहा था नेबर सेल का RSRP, और हिस्टैरिसीस जो है मेरा -3 था, माइनस हो गया। अब सर्विंग सेल का देख रहे हैं, सर्विंग सेल का RSRP 17 दिखा रहा था, और ऑफसेट वहाँ पे जो A3 का है क्राइटेरिया ऑफसेट 3 है। ऐड किए तो ये देख रहे हैं कि नेबर सेल 24 है और सर्विंग सेल का रिजल्ट जो है 20 आ रहा। मतलब नेबर सेल बिकम बेटर देन सर्विंग सेल बाय एन ऑफसेट। नेबर सेल अभी कैपेबल है हैंडओवर लेने के लिए, और सर्विंग सेल जो है पुअर हो चुका है बाय एन थ्रेशोल्ड। मतलब A2 भी जनरेट हो चुका है और A3 जनरेट हो गया। तो A3 जैसे जनरेट हो गया तो फिर इनोड भी डिसीजन लेता है कि हमको हैंडओवर करना चाहिए। किस पे करना चाहिए, तो ये कैलकुलेट कर लेगा कौन सा बेटर कंडीशन में नेबर सेल है। तो यहाँ पे हैंडओवर रिक्वेस्ट ये सेंड कर दिया, हैंडओवर रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, जिसको हैंडओवर एक्नॉलेज भी हो गया। हैंडओवर एक्नॉलेज हुआ तो उसके साथ जैसा कि हम देखे हैं कि RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मोबिलिटी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सारा रहता है। तो सोर्स जो इनोड भी है वो UV को RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। अब RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज में आपको जैसे देखिए क्या क्या देखने को मिलता है। ये RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज है। इसमें आपका सारा जो भी इवेंट होते हैं जनरेट होते हैं। फिल्टर कोएफिशिएंट RSRP है, फिर आपका एसमीजर है, मोबिलिटी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। मोबिलिटी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रहा है, टारगेट का PCI दे रहा है, 215 पे हैंडओवर इसको करना है। उसका कैरियर फ्रीक्वेंसी दे रहा है, जैसा कि बताया, कैरियर बैंडविड्थ दे रहा है रिसोर्स ब्लॉक के फॉर्म में। फिर आगे एडिशनल स्पेक्ट्रम इमिशन है, टाइमर T304 है, जो बताया कि इसमें जो है 2000 मिलीसेकंड डिफाइन है। और उसके बाद कॉमन कंट्रोल जो रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारे इन्फॉर्मेशन जो SIP2 में होते हैं वो सारे इसमें भी आएंगे। प्रिम्बल ट्रांसमैक्स सारा चीज़ जो है, क्योंकि उस पर उसको हैंडओवर लेना है। ये सारे पैरामीटर जो है पहले हम SIP2 में पढ़ चुके हैं। सारे मेरे पैरामीटर थे जो रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन जो SIP2 में भी होता है अटैच होने के लिए। अब ये जैसे ही RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट इसको रिसीव होता है, ये टारगेट इनोड के साथ रैज प्रोसीजर और RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करता है और एक्नॉलेज करता है टारगेट इनोड को। टारगेट इनोड भी MME से कनेक्ट होगा। MME से कनेक्ट होगा तो MME को पाथ स्विच रिक्वेस्ट भेज देगा। RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट मैसेज ये टारगेट इनोड को भेजेगा। तो इसमें क्या क्या रहता है इन्फॉर्मेशन, ये इस तरह से आएगा, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट मैसेज इसको जैसे मिलता है तो टारगेट इनोड भी MME को सेंड करता है पाथ स्विच रिक्वेस्ट, फिफ्थ पोर्शन जो है। फिर MME क्या करता है, MME इसको सर्विंग गेटवे को बोलता है। 6 चीज़, मॉडिफाई बियरर रिक्वेस्ट, सर्विंग गेटवे MME को रिस्पॉन्स करता है, मॉडिफाई बियरर रिस्पॉन्स देता है कि हाँ ये हो गया है, और साथ साथ में ये एक जो टनर है वो क्रिएट भी कर देता है। अब MME जो है जो पाथ स्विच रिक्वेस्ट जो भेजा था उसके करस्पॉन्डिंग ये पाथ स्विच एक्नॉलेज का मैसेज भेजता है। अब जैसे ही टारगेट इनोड बी को पाथ स्विच एक्नॉलेज का मैसेज मिल जाता है तो ये सोर्स इनोड बी को UV कॉन्टैक्ट रिलीज का मैसेज भेजता है कि अभी इसके लिए कंप्लीट पाथ क्रिएट हो चुका है और आप इस UV के करस्पॉन्डिंग जो भी आप रिसोर्स एलोकेट किए हुए हैं उसको रिलीज कर दीजिए। फिर ये मेरा हैंडओवर कंप्लीट हो जाता है। तो ये था मेरा X2 हैंडओवर LT में जो है। थैंक यू।